वालेकुम जी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, क्या हाल है बच्चों आपके? ठीक ठाक। आज फिर करीब एक हफ़्ता हो गया है, तो आज हम एक क्लास दोबारा रखते हैं और वो होगी आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो मुझे आपके क्वेश्चंस पूरा वीक में रिसीव हुए हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आज इनको निपटा देता हूँ। और इससे पहले मेरा ख्याल है शायद 22 जून तक हो गए थे। मेरे पास मौजूद है इसकी पूरी लिस्ट। और हाँ जी बिल्कुल 22 जून तक मैं इससे पहले रिप्लाई कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑन द गो भी रिप्लाई कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने जहाँ पे मुझे उसमें LMS पे कमेंट्स किए हैं ना, जहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो मैंने वहीं पे उनको कमेंट्स में रिप्लाई कर दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो फिर मैंने उन्हीं को रिप्लाई किए हैं जिनकी बात का जवाब यानी एक आधा लाइन था और वो आसानी से वहाँ पे हो सकता था। बाकी कुछ बच्चों के ऑब्वियसली क्वेश्चन जो हैं वो ज़रा काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करते हैं, तो फिर उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वो यहाँ पे हो जाएंगे। बेटा इसके बावजूद भी मेरे पास कमेंट्स आपके पूरे मौजूद होते हैं और जितने भी आपके सवाल आते हैं वो मेरे सामने होते हैं और मैं उसको रिप्लाई कर भी देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मेरी मिस्टेक की वजह से या लेट्स से आपने कोई कमेंट लिखा नहीं था या सेंड नहीं हुआ या ऐसा कोई भी नेटवर्क का इशू, कुछ भी ऐसा, अगर आपको ये लगता है कि जी आपका क्वेश्चन कोई मिस हो गया है या मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया, मेरी नज़र से मिस हो गया है, मैंने उसको यानी रह गया उसमें से, तो खैर है कोई बात नहीं। आप मुझे ये काम करें कि आप देखें कि अगर वो रिप्लाई नहीं हुआ या सर ने एक सेशन में भी रिप्लाई नहीं किया, दूसरे में भी नहीं किया, तो आप क्या करें, उसी कमेंट को उठाएं, उसको कॉपी करें और मुझे एक बार दोबारा सेंड कर दें, वो दोबारा से रिप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप ऑब्वियसली उस मैसेज कर सकते हैं मुझे और उसके ज़रिए रिप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपका रह जाए। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप वो इस तरह से कर सकते हैं। आए ज़रा शाबाश, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का जनाब अली क्वेश्चन आंसर सेशन। बच्चों के सवालात वैसे अच्छे खासे आए हुए होते हैं और मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का मतलब है कि आप कम से कम कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ सोचने का मतलब है कि आप पढ़ भी रहे हैं। ऑब्वियसली आप जब पढ़ेंगे तो फिर ही सवाल जनरेट होगा और सवाल जनरेट होगा तो आप वो पूछेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। दैट इज़ गुड थिंग इंशाअल्लाह ताला। आए जी, सबसे पहले 23 जून का क्वेश्चन है और ये बच्ची कह रही है कि सर प्लीज़ चैप्टर 1 और 2 की एक्सरसाइज के MCQs शॉर्ट भी करवा दें। पुत्र मैंने ना आपको यही बात क्लास में दूसरे लेक्चर में भी जनरली भी बात हुई थी। ये मेरी कोशिश है और मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ कि आप ना शॉर्ट क्वेश्चन MCQs इनके ऊपर जहन अपना लड़ाया करें, ख़ुद से सोचा करें। आप देखें, आप मुझे ये कहते हैं ना कि जी मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दें, मैं करवा दूंगा। जहाँ पे मैंने बाकी 16 चैप्टर करवाने हैं मैं उनकी एक्सरसाइज भी करवा दूंगा और वैसे बाय द वे मैंने करवानी शुरू कर भी दी हुई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन या MCQs हैं उन पर कम से कम सोचें, उनको खुद से करें। हाँ, अब उसमें अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर आप मुझे कहिए सर MCQ नंबर, मैंने 10 MCQs थे सर, मैंने 10 MCQs किए हैं, मेरे से 9 हो गए हैं, एक रह गया, तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपने चैप्टर को थॉरली किया है, तभी तो आपसे 9 MCQs हुए हैं। तो ऐसी रूटीन रखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी हो वो करें, जिनमें इशू हो वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। बाय द वे वैसे मैंने अब ये काम शुरू कर दिया है, मैंने डिस्कस कर दिए। मैंने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों के MCQ इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह थे वो डिस्कस कर दिए हुए हैं। तो इसी तरह मैं किसी दिन चैप्टर 1 के भी कर दूंगा अब, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप खुद से करें इसको। ओके जी, उसके बाद बच्चा कह रहा है जनाब अली कि सर काइंडली कैन यू एक्सप्लेन शील्डिंग इफेक्ट एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज क्या बेटा?
शील्डिंग का मतलब है शील्ड, शील्डिंग इफेक्ट। देखिए ज़रा, आप को सर्दी लग रही हो, दिसंबर का महीना हो, तो आप बाहर जाने से पहले एक स्वेटर या एक जैकेट पहन लेते हैं। लाहौर की बात कर रहा हूँ, यूजुअली इतनी क्यों सर्दी होती है लाहौर में। आप लेट से सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी में आप जाते हैं मरी, तो अब आपका शायद एक स्वेटर या एक जैकेट से काम ना चले। आपने जब बाहर जाना होगा तो आप क्या करेंगे कि आप नीचे एक स्वेटर पहन लेंगे और उसके ऊपर एक और जैकेट पहन लेंगे, ऐसे होगा। अच्छा, लेट से आप जनाब अली जनवरी के महीने में अच्छी खासी बर्फ़ होती है, तो आप जनाब चले जाते हैं स्कर्दू। अब क्या होगा, आपका वो दो, एक सिंपल स्वेटर और एक जैकेट से भी काम नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम भी कोई एक दो स्वेटर, वहाँ पे कोई जैकेट या एक अच्छी खासी कोई मोटी जैकेट पहननी पड़ेगी, जो क्या करे आपकी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में शील्डिंग कॉज करे। आपकी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में लेयर बनाए। क्यों? ताकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपकी बॉडी तक ना पहुंच सके। इसीलिए पहनते हो ना जैकेट्स और स्वेटर, सारा कुछ सर्दियों में। इस जैकेट ने, इस स्वेटर ने क्या किया, जब आपने एक स्वेटर पहना तो उसने आपकी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में एक लेयर बनाई। जब आपने दो स्वेटर पहने तो उसने एक लेयर और बनाई। जब आपने 3 स्वेटर पहने तो उसने एक लेयर और बनाई। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी तक इन्वायरमेंट का इफेक्ट रोक रहे हैं, इन्वायरमेंट के इफेक्ट को शील्ड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के इफेक्ट को स्क्रीन कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं। यही काम एटम्स में भी होता है। देखें जरा, जब एक एटम मिसाल के तौर पे उसका साइज है इतना, न्यूक्लियस एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लेट्स से मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये हीलियम है। चलो जी, बात कर ली मैंने कि ये हीलियम है। अब इसके कंपैरिजन में एक और एटम है जिसमें न्यूक्लियस एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। हर शेल में मिसाल के तौर पे यहां पे एक कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर घूम रहे हैं और दरमियान वाले शेल्स के अंदर ऑब्वियसली उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हैं। ज़ाहिर है ये वाले शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं तो ही इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं ना आपको। तो लेट्स से ये वाला मामला जनाब अली, केमिस्ट्री डील करती है आपके इलेक्ट्रॉन्स के रवैये के साथ। केमिस्ट्री डील करती है आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। आपने देखा ना सारी केमिस्ट्री में आप यही पढ़ रहे हैं, फलां एटम से रिएक्ट कर रहा है, फलां एटम से रिएक्ट नहीं कर रहा, फलां एटम से रिएक्ट कर रहा है तो PCl3 बना रहा है। अच्छा जी, अब फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो अब PCl5 बना रहा है। यही है ना, आप यही बात करते हैं कि जी वैलेंसी कितनी, जी फास्फोरस की वैलेंसी इतनी है, जी सोडियम की वैलेंसी इतनी, जी क्लोराइड की वैलेंसी इतनी, क्लोराइड इतनों के साथ मिल सकता है, जी ऑक्सीजन इतनों के साथ मिलता है। यही सारा कुछ पढ़ते हो ना आप, वैलेंस सेल ही डिस्कस होता है ना। तो इस लिहाज से जब देखा जाए
न्यूक्लियस जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब अच्छा, इस बच्चे ने अब एक और क्वेश्चन भी किया था, उसने लिखा हुआ था कि जी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है बेटा, कि न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटर मोस्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन्स ये शेल में गर्दिश कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ये जो पॉजिटिव मौजूद है ना प्रोटॉन सेंटर में, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ जोड़ के रख रहे हैं। दरमियान में ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये अपने इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन लगा के इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका ये निज़ाम शमसी है। सूरज दरमियान में मौजूद है और ज़मीन, आसमान जो है, मरीख और मार्स और ये सारे भाई साहब जो हैं ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। सेम सिनेरियो, ठीक हो गया जनाब। और जो दरमियान में जब न्यूक्लियस मौजूद है तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहा है। ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इस केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बनिस्बत इस केस के। ऐसा क्यों है? ऐसा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है। ऐसा वही वाली बात है जो आपने जैकेट्स पहन के अपने आप को इन्वायरमेंट के इफेक्ट से बचाया। देखो यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई नहीं है। कोई है? कोई नजर आ रहा है? इसीलिए एक शेल वाले एटम्स का शील्डिंग इफेक्ट जीरो होता है। ये भी बात सुन लें, इसमें एक शेल है ना, इसका कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं दरमियान में। लेकिन इसके केस में देखें, जब ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना चार्ज, अपना इफेक्ट डालने की, पुश करने की, उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तो ये दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, जाहिर है ये देखें ना, ये रिवॉल्व भी करें ना, एक जगह खड़े तो नहीं, ये थोड़ी देर बाद रिवॉल्व करते करते इधर आ जाएंगे, ये रिवॉल्व करते करते इसके सामने आएंगे, ये रिवॉल्व करते करते इसके सामने आएंगे। तो ये जो इफेक्ट है, ये वाला, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये इफेक्ट फिर कम हो जाएगा, ये इफेक्ट फिर उतना नहीं रहेगा। वही वाली बात जैकेट्स वाली। अगर आपको सर्दी लग रही थी तो आपने अपने और इन्वायरमेंट के दरमियान में जैकेट्स और स्वेटर की एक स्क्रीन बना ली, एक शील्ड बना ली। उसने क्या किया? इन्वायरमेंट के इफेक्ट को कम कर दिया। इसी तरह दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, ये इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, दरमियान के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये न्यूक्लियर इफेक्ट को आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने में रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको शील्ड करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इससे इफेक्ट होगा क्या? मिसाल के तौर पे, पहले आपने ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इफेक्ट ना होता तो you will have to put more energy. Like in this case, there is no shell or there is no electron in between the nucleus and outermost electrons. But here you have more electrons in between the nucleus and the valence shell. So in this case, shielding effect will be more than this one. इसके केस में शील्डिंग इफेक्ट लाइक जीरो है ही नहीं। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में है ही कुछ नहीं, शील्डिंग इफेक्ट जीरो। और इसके केस में ढेर सारा। ये है शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर होगी बात? अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पहले जितनी ताकत से नहीं खींच सकेगा।
जितनी ताकत से इसने इनकी दरमियान वालों की गैर मौजूदगी में खींचना था, इनकी मौजूदगी में उतनी ताकत से खींच नहीं सकेगा। इसलिए यू कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन मोर फिजिबली, मोर इजीली, विद लेस एनर्जी इन दिस केस देन इन दिस केस। इसमें न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा है, इसमें न्यूक्लियर इफेक्ट कम है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्लियर होगी बेटा बात? इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज चले ज्यादा तो है, देखे ना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़े हैं ना, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन इसीलिए फिर हम वर्ड, जो स्पेसिफिक वर्ड है, जो बेटर वर्ड है और जो यूज करना चाहिए वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आए हैं तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ा है, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। लेकिन 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 शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ा है ना, दरमियान के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दरमियान के नंबर ऑफ शेल, ये भी तो बढ़े हैं ना। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? अगर मिसाल के तौर पे टोटल न्यूक्लियर चार्ज था 10, लेट्स से टोटल न्यूक्लियर चार्ज था 10, उसमें से 5 माइनस हो गया इन बीच वाले भाई साहबों की वजह से, इन दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स ने 5 को रोक लिया, शील्ड कर लिया, तो बाहर वाले तक इफेक्टिव पहुंचा कितना? 5। तो ये इफेक्टिव है, ये एक्चुअल है, या एक्चुअल कह लें या इसको सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज कह लें, क्योंकि इफेक्टिव के लिए आप एक्चुअल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज ये था, 5 बीच में शील्ड हो गया, 5 ने बीच में से रोक लिया, तो इफेक्टिव कितना हुआ? 5 हुआ। ये इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज का और शील्डिंग इफेक्ट का। होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक हो गया? अगर अभी भी कोई शक हो तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क अगेन, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि होगा नहीं अब। अच्छा जी भाई साहब, उसके बाद बेटा कह रहा है कि 23 जून को वाई बोरॉन कैटाइन इज नॉट स्टेबल सर, प्लीज आंसर। पुत्र, बोरॉन का साइज इतना छोटा है। बोरॉन कैटाइन का क्या मतलब है? बोरॉन कैटाइन का क्या मतलब है? क्या चार्ज बना रहा था बोरॉन? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले रहा है? वैलेंसी क्या ले रहा था बोरॉन? बी पॉजिटिव 3 बना रहा था ना। ये देखें कौन से ग्रुप का एलिमेंट था? ग्रुप नंबर 3 का। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यही था ना। तो बोरॉन क्या चार्ज बना रहा था? पॉजिटिव 3। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ये सारे भी पॉजिटिव 3 बना रहे हैं। लेकिन 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 एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम के केस में साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है। जब साइज बड़ा है तो अब Al पॉजिटिव 3 इज स्टेबल, और आपको पता है बड़ा अच्छा स्टेबल है, इतना अच्छा स्टेबल है कि एल्यूमिनियम इज अ मेटल, आराम से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन बोरॉन का साइज बहुत छोटा था। अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है 77 पिकोमीटर था, 85 पिकोमीटर। 143 एल्यूमिनियम की निस्बत बोरॉन का साइज 85 पिकोमीटर था। साइज इसका बहुत छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, 2 थी, बाकी सबकी 1.5, 1.6, 1.7, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। उसकी वजह से इसका जो बोरॉन पॉजिटिव 3 है ये स्टेबल नहीं होता। ये इमीडिएटली ट्राई करता है कि किसी को अपने साथ बॉन्डिंग करे और अपने साथ एडजस्ट कर ले, किसी ना किसी को अट्रैक्ट कर ले अपने साथ में। इसलिए बोरॉन का साइज बोरॉन का कैटाइन जो है ये कैटाइन बना ना पॉजिटिव 3, ये कैटाइन इज नॉट स्टेबल, और इसीलिए आयनिक कंपाउंड भी नहीं बनाता। एल्यूमिनियम कौन से कंपाउंड बना रहा होता है?
मेटल्स हैं तो मेटल्स कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक। और बोरॉन इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड बना रहा होता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इसके जो कैटाइन है वो स्टेबल नहीं होता, ये इमीडिएटली ट्राई करता है, टेंड करता है किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ मिलना। ओके जी। नेक्स्ट देखें जनाब। उसके बाद बच्ची कह रही है कि सर प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर प्लीज़ टेल अस द इजी वे टू लर्न द नेम ऑफ मिनरल एंड ओर ऑफ एलिमेंट। पुत्र इसमें ना इजी वे इसका डायरेक्टली नहीं है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अब देखें ना, हम वैसे करीब 5वें ग्रुप तक पहुंच चुके हुए हैं, सिर्फ 4 चैप्टर तक हमने मेन याद किए हैं। और अगर आपको याद हो, सॉरी, हम चौथे चैप्टर तक पहुंच चुके हुए हैं, सिर्फ आपने दूसरे और तीसरे चैप्टर में मेन याद किए हैं मिनरल्स। तो अगर आप गौर करें तो चीज़ें रिपीट हुई हैं। वही वाली काउलिन, वही वाली डोलोमाइट, वही वाली मैग्नेसाइट जो आपने दूसरे में पढ़ी थी, वो आपने तीसरे में भी पढ़ी आगे जाके, वो वहाँ पे भी डिस्कस होगी। चीज़ें रिपीट हुई हैं वहाँ पे। तो चीज़ें जब रिपीट हुई हैं तो ओवरऑल जब आप एक लिस्ट बना के रखेंगे ना, तो आपके पास टोटल कोई 12 से 15 के करीब आपके पास मिनरल निकलेंगी, टोटल 15 के करीब होंगी। अब एक एलिमेंट मिसाल के तौर पे उसके अंदर मैग्नीशियम भी है और उसके अंदर एल्यूमिनियम भी है, तो वो दोनों की ओर हो सकती है, इसलिए वो रिपीट हो जाती हैं पोटाशियम में। और याद है आपको फेल्डस्पार वाली K2O वाली और Al2O3, पोटाशियम फेल्डस्पार जो थी K2O और आपने Al2O3 और K2O, तो ये पोटाशियम की मिनरल में भी आ रही थी, एल्यूमिनियम में भी आ रही थी। तो इसलिए रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें। आप एक काम करें, मोस्टली तो आपने वैसे पढ़ ली मिनरल, आगे भी बहुत कम ही रह गई अब तो, और वो अगर होगी भी कोई तो वो रिपीट ही हो रही होगी। आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें, इसको एक पेज पे लिख लें, 12 या 15 बनेंगी, तो उनको बैठ के सिर्फ याद कर लें। और याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, लिख के याद करें, फिर याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात ये याद रखें, हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो अल्लाह ताला ने इस तरीके पे बनाया हुआ है कि अगर हम एक चीज़ जो हमने याद की है, अगर हम उसको दोबारा रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज़ करते रहेंगे, तो वो याद रहेगी, वरना वो भूल जाएगी। आप सिर्फ यही किया करें कि मिसाल के तौर पे आपने अभी पढ़ी है ना, तो आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक बार उसको दोबारा उठा के लिख लें, बस 2-4 बार ऐसे करें, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके बाद। ठीक हो गया बच्चा? अच्छा जी। उसके बाद जनाब अली, बच्चा कह रहा है 23 जून को कि वाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज टॉप टू बॉटम। हाँ जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट कम हो रही होती है। बेरिलियम सॉल्युबल है, लेकिन जो आपका है बेरियम वो सॉल्युबल नहीं है। बेरियम सल्फेट वो सॉल्युबल नहीं होती, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही होती है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही होती है। हाइड्रेशन एनर्जी, याद है ना मैंने क्या बात कही थी, हाइड्रेशन एनर्जी ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है। तो किसी भी चीज़ की, मैंने आपको कहा था कि लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ये विल नॉट डिसॉल्व। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तो विल डिसॉल्व। ये जहन में रख लें बात। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो चीज़ डिसॉल्व नहीं होगी। मैंने आपको ये बात उस वक्त भी बताई थी। लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है, आम अल्फाज में जब बात करूं तो वो एनर्जी जिसने उस क्रिस्टल लैटिस को पैक करके रखा हुआ है, तो जब उसकी अपनी एनर्जी, पैक्ड एनर्जी जिसने उसको बाइंड किया हुआ है, ये ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी इसके लैटिस को खोल नहीं पाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होने की एनर्जी है ना, तो वो इसको अलग नहीं कर पाएगी। जब अलग नहीं कर पाएगी तो हम कहेंगे चीज़ डिसॉल्व नहीं हुई।
अगर ये लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी होगी कम, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी होगी ज़्यादा और लैटिस एनर्जी होगी कम, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो लैटिस बना हुआ है, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होकर अलग हो जाएगा और डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो इसका केस में क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है, लैटिस एनर्जी तो सेम रहती है, लैटिस एनर्जी वही रहेगी, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो रही होती है। तो जब वो डिक्रीज हो रही होती है तो ऑब्वियसली फिर लैटिस एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ये हाइड्रेशन एनर्जी वाली बात आपने पढ़ी थी ना यहाँ पे, ठहरे पेज नंबर 11 के ऊपर, हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पे आपने टॉपिक पढ़ा था और इसमें इसने लिखा भी हुआ है कि जी हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ये चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रही थी। मुझे याद है मैंने आपको पूरी एग्जांपल दे के बताया था उस वक्त कि चार्ज टू साइज रेशियो कैसे निकालते हैं हम, कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, चार्ज तो वही रह रहा है ना। अब ग्रुप नंबर टू में जो चार्ज है वो क्या रहना है, वो तो पॉजिटिव 2 ही रहना है, चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन साइज, यहां पे साइज ये है, नीचे वाले का साइज बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, साइज बढ़ रहा है। जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो कम होती जाती है। तो चार्ज टू साइज रेशियो कम होने से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होने से वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। ओके जी, नेक्स्ट देखें। बच्ची कह रही है कि सर पेज नंबर 7 पर वेरिएशन विद इन अ ग्रुप में, पेज नंबर 7, वेरिएशन विद इन अ ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में डाउन, न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यही बात अभी बल्कि हमने अभी शील्डिंग इफेक्ट में और उसमें ये डिस्कस होगी ये बात। देखिए टॉप टू बॉटम जब आप नीचे आते हैं ग्रुप में तो बेसिकली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। ये देखें ना, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन का मतलब 1 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब 1 प्रोटॉन, लिथियम का मतलब 3 प्रोटॉन, सोडियम का मतलब 11 प्रोटॉन, पोटाशियम का मतलब 19 प्रोटॉन। ऐसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बच्चे ने पूछा था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि वो इफेक्ट, वो चार्ज जो कोई न्यूक्लियस पुट कर रहा है, तो जब प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा होगा ना ग्रुप में। लेकिन मैंने उस वक्त भी क्वेश्चन में आपको यही कहा था कि ग्रुप में चार्ज बढ़ रहा है लेकिन साथ में दूसरे फैक्टर भी तो हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। इसलिए फिर हम वर्ड यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही वाली एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी थी कि मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर चार्ज हो जाए 10, मान लिया टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसमें से 5 शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, 5 उसके साइज की वजह से माइनस करना पड़ जाए तो पीछे बचा कितना? इफेक्टिव तो पीछे 5 बचा ना। इसलिए हम ये बात करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहिए। अगर मैंने भी किसी जगह पे न्यूक्लियर चार्ज का हो तो प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है टॉप टू बॉटम। यही बात इसने इस लाइन में लिखी हुई होगी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें। सर फॉलोइंग, बेटी कह रही है कि सर फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, उसको बिल्कुल सही है। ये देखें ना, अच्छी बात है। अब उसने अगर क्वेश्चन ऐसे किए हैं तो इट मीन्स उसने पढ़ा ना। वाई रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। जी देखें,
थर्ड ग्रुप की वो बात कर रही है। थर्ड ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यही होता है जनाब थर्ड ग्रुप। वो ये कह रही है कि जी टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो हमें पता है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ करता है। तो वो कह रही है कि गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों है, ऐसा है। आप देखें पेज नंबर, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन वो फ़र्क है, शायद मेरा ख्याल है कि 10-12 पिकोमीटर का फ़र्क है। देखें ज़रा पेज नंबर 38 पे देखें, एल्यूमिनियम का साइज़ है 143 पिकोमीटर और गैलियम का साइज़ है 135 पिकोमीटर। तो कितना फ़र्क है, 7 का फ़र्क है 8 का, लेकिन फ़र्क तो है ना। इसकी रीज़न क्या है, गैलियम के केस में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी ऑर्बिटल फील्ड होता है, लेकिन डी ऑर्बिटल अपनी शेप की वजह से, डी ऑर्बिटल की शेप होती है डिफ्यूज्ड, डी ऑर्बिटल शेप क्या होती है, डिफ्यूज्ड। अपनी शेप की वजह से ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखता है। आपने यहां पे वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है ये पुअर होता है। तो इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटम का जो साइज है वो फिर रिड्यूस हो जाता है। देखें ना वही वाली बात, शील्डिंग इफेक्ट अगर होता ज्यादा तो साइज होना था बड़ा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने का मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं हो सका, इसलिए न्यूक्लियस ज्यादा ताकत के साथ वैलेंस शेल को खींच के रखेगा। शील्डिंग इफेक्ट ने शील्ड करना था ना, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कि उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, वो शील्ड नहीं कर सका। तो जब उसने शील्ड नहीं किया तो इट मीन्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विल बी इफेक्टिव, विल बी मोर इफेक्टिव, उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल बी इफेक्टिव मोर, और उसको वो अपनी तरफ खींच कर रखेगा, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो जाता है। तो आप इसका जवाब में ये कहेंगे क्योंकि ड्यू टू शेप ऑफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इज डिफ्यूज एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर होगी जी बात? ओके, नेक्स्ट इसने क्वेश्चन किया है कि इसी बच्ची ने, इन गैलियम कन्फिग्रेशन 3d10 शुड बी बिफोर 4s2 और आफ्टर 4s2। पेज नंबर 37 पे, हाँ जी 3d10 बिल्कुल सही। नहीं बेटा इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। फिल 4s पहले होता है, जब फिलिंग की तरफ जाते हैं ना हम तो 4s को उसमें लिखा जाता है पहले। ये वो बात कर रही है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, सॉरी डीपीएस, डीपीएस, यही लिखते हैं ना आप। 1 2 2 3 3 4 3 4 ऐसे ही चलता है ना। तो उसने बुक में ये लिखा हुआ है 3p के बाद 3d लिखा हुआ है। तो यूजुअली इसको इकट्ठा इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि शेल तो एक ही है ना। ये देखो, ये शेल नंबर क्या है 3, ये शेल नंबर क्या है 3, ये शेल नंबर क्या है 3। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिखने में यूँ लिख देते हैं 3p 3d, फिर शेल नंबर 4 पे चले जाते हैं, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f, यूँ कर देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फिलिंग करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको आया भी करती है, तो वो आप इसी तरतीब से करेंगे। ये सिर्फ जनरली उसने लिखा है कि ये पता चल जाए कि वैलेंस शेल इकट्ठे कर दिए हैं उसने, इसको अलग कर दिया, वैलेंस शेल इकट्ठे कर दिए। क्लियर? अच्छा जी, चलें ये इस क्वेश्चन तक रखते हैं, 23 जून तक मुकम्मल नहीं हो पाएगा आज। अच्छा, ये कह रही है कि जनाब इसी बच्ची ने क्वेश्चन एक और किया कि बोरोन इज अ मेटलाइड और नॉन मेटल। बोरोन नॉन मेटल है, बोरोन नॉन मेटल है। ग्रुप 3 में सिर्फ बोरोन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम जो है ये इसकी तरफ जाते हैं, मेटल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन बोरोन क्या है, नॉन मेटल। और उसकी रीज़न क्या है, उसका छोटा साइज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। चलें बेटा, आज मुकम्मल सारे जवाब नहीं हो पाए, 2-3 चीज़ें ज़रा ज़्यादा तफसील में हो गई थी डिस्कस। तो हम ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में डेट नंबर 24 से 24 जून से ऑनवर्ड दोबारा डिस्कस कर लेंगे। 23 जून तक आज बात मुकम्मल हो गई है। फिर भी अगर कोई बात रही हो तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क अगेन। अपना ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफ़िज़।